हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपनी स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो, हम आपको बता दें कि इसमें हम ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि ग्रामर सिलेबस जो है बहुत ही अच्छा सिलेबस है और जब तक हम इसको नहीं समझेंगे आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। तो इसको समझना बहुत ही जरूरी है। और इस समय जो टॉपिक चल रहा है वो आपका तीसरा टॉपिक चल रहा है, सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंसेस, यानी कहा जाए कि वाक्यों का संश्लेषण। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और देखो, हम आपको पहले बता चुके हैं कि इस टॉपिक को 3 भागों में बांटा गया है। किसमें? 3 भागों में, यानी कि पहला होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो देखो, आपके 2 टॉपिक हम समाप्त कर चुके हैं, सिंपल और कंपाउंड। और इस समय जो आपका टॉपिक चल रहा है वो तीसरा टॉपिक चल रहा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कि जिसे हिंदी में बोलते हैं मिश्रित वाक्य। तो देखो, इसमें भी हम आपका एक पार्ट प्रोवाइड कर चुके हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था कि इसमें जो मुख्य रूप से होते हैं इसके 3 पार्ट होते हैं, यानी कि इसे सबऑर्डिनेट क्लॉज के द्वारा जोड़ा जाता है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो मुख्य रूप से कितने होते हैं? उसके 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट, जिसमें आपका जो पहला पार्ट होता है नाउन क्लॉज, और दूसरा होता है एडजेक्टिव क्लॉज, और तीसरा होता है एडवर्ब क्लॉज। तो देखो, जिसमें जो आपका पहला टॉपिक था वो हम समाप्त कर चुके हैं, नाउन क्लॉज। और हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आपका दूसरा टॉपिक है एडजेक्टिव क्लॉज। तो देखो, मैं आपको बता दूं कि जो एडजेक्टिव क्लॉज होता है उसके 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? ये हम ऐसे कह सकते हैं कि उसके 2 पार्ट होते हैं, जिसमें पहला पार्ट होता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन और दूसरा होता है रिलेटिव एडवर्ब। तो देखो, कुछ वर्ड किसके होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन के होते हैं, यानी कहा जाए तो 5 वर्ड जो होते हैं आपके रिलेटिव प्रोनाउन के होते हैं और 4 वर्ड जो होते हैं आपके रिलेटिव एडवर्ब के होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? तो आज की वीडियो में इनको डिस्कस करेंगे। बड़े ध्यान से इसमें आपको समझना है, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं, आज फिर बता रहा हूं कि जो इनके वर्ड होते हैं, इन वर्डों से इन वाक्यों को जोड़ा जाता है और आपका वाक्य कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो आपको इस टॉपिक को बड़े ध्यान समझना है, क्योंकि ये टॉपिक आपके एग्जाम में 2 नंबर का आता है। और वैसे भी जो ग्रामर जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बिना ग्रामर के टेक्स्ट बुक आपका बिल्कुल बेकार है, क्योंकि वो भी आपके समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो, बात थी तो आपको हमने कमेंट दिखा था, उसमें लिखा हुआ था कि जो आपकी बुक है प्रोज बुक कब शुरू की जाएंगी। तो देखो, आपको परेशान नहीं होना है, उन बुक को भी शुरू कर देंगे, क्योंकि अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ सिलेबस कम हो सकता है। कुछ सिलेबस कम हो सकता है क्योंकि जो सिलेबस अब आपका आया है वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही लार्ज सिलेबस है, बहुत ज़्यादा चैप्टर दिए हुए हैं। तो पिछली बार कोरोना कारण आपका 30% कम हो गया था, तो सुनने में आ रहा है कि जो सिलेबस आपका अब आया है उसमें से भी कुछ सिलेबस कम होना है। इसलिए हमने अभी उस बुक्स को शुरू नहीं किया है। मान लीजिए कि हमने जिन चैप्टरों को करा दिया और हो सकता है कि वो चैप्टर हटा दिए जाएं, तो आपको दिक्कत होगी, आप उन्हें याद भी कर लोगे और हम भी उनको पढ़ा देंगे। इसीलिए हमने अभी सिलेबस को रोक दिया है। जो आपका बुक का सिलेबस है, जो टेक्स्ट बुक का सिलेबस है, जो आपकी बुक्स हैं, प्रोज है, पोएट्री है, सप्लीमेंट्री है, तो इनको अब हम अभी नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि जब तक ये चीज़ डिक्लेयर नहीं हो जाती है कि सिलेबस कितना कम होगा, क्योंकि मान लो हमने इसको पढ़ा दिया तो दिक्कत होगी। ठीक है, इसलिए हम क्लास को जब ही शुरू करेंगे उसकी जब ये क्लियर हो जाएगा कि इतना सिलेबस इसमें से हट जाएगा। ठीक है, और ये बात कुछ ही दिनों में डिक्लेयर हो जाएगी कि सिलेबस में कितना हटेगा या फिर बिल्कुल नहीं हटेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये बातें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद हम जो आपकी बुक्स हैं उनको शुरू कर देंगे। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, एक एक बुक को कराएंगे, एक एक चैप्टर को कराएंगे, हर चीज़ को कराएंगे। ठीक है, तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है बहुत ही अच्छी तरह। ठीक है, तो अपने टॉपिक पर आते हैं कि इस समय जो टॉपिक चल रहा है बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा है, क्योंकि ग्रामर का टॉपिक बहुत ही बढ़िया होता है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखा करें और बिल्कुल भी स्किप नहीं किया करें। तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो देखो, क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो, इसमें हम ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे, हमने आपको बताया। और इस समय जो टॉपिक चल रहा है बहुत ही अच्छा चल रहा है आपका टॉपिक नंबर 3, सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंस, यानी कि वाक्यों का संश्लेषण। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इस टॉपिक का भी ये टॉपिक भी अब लास्ट स्टेज पर चल रहा है, यानी कौन सी स्टेज पर? लास्ट स्टेज पर। यानी कि इसके जो 2 टॉपिक थे वो समाप्त हो चुके हैं, सिंपल और कंपाउंड, और इस समय चल रहा है आपका कॉम्प्लेक्स। और
कॉम्प्लेक्स में अभी आपका एक पार्ट हम प्रोवाइड कर चुके हैं नाउन क्लॉज का, और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। तो मैंने अभी आपको बताया था कि एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो दो पार्ट होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब। यानी रिलेटिव प्रोनाउन के 5 वर्ड होते हैं, हु, हुम, हुज, दैट, विच, और इनको कंडीशन के हिसाब से वाक्यों को जोड़ा जाता है, ठीक है। और रिलेटिव एडवर्ब के 4 होते हैं, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर। तो इनको भी कंडीशन के साथ जोड़ा जाता है कि कैसी कंडीशन है, यानी तरीके के लिए किसका करते हैं, वेयर स्थान के लिए करते हैं। तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करना है, बहुत इस तरह से समझना है। तो देखो हम चार्ट में इसको बना चुके हैं, बड़े ध्यान से हमने आपको समझाने के लिए बनाया है ताकि आप इसको ध्यान से समझ सकें। तो देख लेते हैं एक बार इसको बहुत ही अच्छी तरह से, ताकि बढ़िया तरह से आपकी समझ में आ सके। एडजेक्टिव क्लॉज, देखो मैंने आपको बताया था कि जो आपका पहला टॉपिक था नाउन क्लॉज वो समाप्त हो चुका है, और ये आपका दूसरा टॉपिक है एडजेक्टिव क्लॉज, यानी एडजेक्टिव क्लॉज द्वारा कॉम्प्लेक्स बनाना। तो देखो एग्जाम में ऐसा कोई डिक्लेयर नहीं करता है कि आपको नाउन क्लॉज से बनाना है या फिर एडजेक्टिव क्लॉज से बनाना है या फिर एडवर्ब क्लॉज से बनाना है। हाँ, कभी कभी दे देता है कि नाउन क्लॉज से कॉम्प्लेक्स बनाइए, या एडजेक्टिव क्लॉज से बनाइए, या फिर एडवर्ब क्लॉज से। जब ऐसी बातें देता है तो आपको उसी कंडीशन के हिसाब से बनाना है, ठीक है। और जब ऐसी बात नहीं देता है तो आप स्वतंत्र हो, जिससे आपको सुइटेबल लगे, जिससे आपको सरल लगे, जिससे आपकी समझ में आ जाए, आप उस टॉपिक से इसको बना सकते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं इसमें आपकी। तो इसके द्वारा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए वाक्यों को रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब के शब्दों द्वारा जोड़कर बनाया जाता है। तो मैंने वही बात लिखी है कि रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब के कुछ वर्ड होते हैं जिनसे हम दोनों वाक्यों को जोड़ लेते हैं। तो पहला वर्ड क्या हमारा हु, दूसरा है हुम, तीसरा हुज, चौथा दैट, पांचवा विच। तो ये किस अर्थ में आते हैं? जो कि, जिसके। ये 3 अर्थ में आते हैं और ये 5 ही आते हैं, ठीक है। तो जो कि, जिसके व्यक्तियों के लिए, जानवरों के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हु, हुम, हुज, तीनों का करते हैं। दैट आता है आपका छोटी वस्तुओं के लिए, और विच आता है आपका बड़ी वस्तुओं के लिए। तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि ये चीज़ें आपको नहीं पता होंगी तो आपको वाक्यों को जोड़ने में दिक्कत होगी। व्यक्ति दिया हुआ है और हम उसको दैट से जोड़ दें, गलत हो जाएगा। छोटी वस्तु दी हुई है, हम उसको विच से जोड़ दें तो गलत हो जाएगा। इसीलिए हमको अच्छी तरह से याद रखना है। इसके बाद आते हैं आपके रिलेटिव एडवर्ब। वाई कारण के लिए, वैन समय के लिए, हाउ तरीके के लिए, और वेयर स्थान के लिए। तो इस तरह से हमारे 4 वर्ड ये हैं, 5 वर्ड ये हैं। तो बहुत इस तरह से याद रखना है, और यदि आप इनसे जोड़ोगे तो आपका एडजेक्टिव क्लॉज से क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। तो और हु का जब हम प्रयोग करते हैं तो जो हु के बाद जो दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट होता है उसको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो इस बात को भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है, ताकि ऐसा ना हो कि एग्जाम में आपसे गलती हो जाए, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि अच्छी तरह से हमारे टॉपिक समझ में आ सके और आपकी भी समझ में बढ़िया तरह से आ सके। तो पहला वाक्य देख लेते हैं। इसका पहला वाक्य है इसमें, ए मैन केम टू मी यस्टरडे ही वाज ब्लाइंड। यानी पहला वाक्य आपको दिखाई दे रहा होगा, और मैं थोड़ा डार्क पेन यूज़ करता हूँ जिससे कि ए मैन केम टू मी यस्टरडे ही वाज ब्लाइंड। यानी कि एक आदमी, टू मी माने मेरे पास, केम माने आया, टू मैन यस्टरडे माने कल, यानी कल मेरे पास एक आदमी आया। ही वाज ब्लाइंड, वह अंधा था। अब देखिए हमको किसका प्रयोग करना है? हमको प्रयोग करना है रिलेटिव प्रोनाउन का करिए या फिर रिलेटिव एडवर्ब का करिए, ठीक है। लेकिन करोगे उसी का जिसका आपको फिट बैठे। तो हमने बताया था कि ये हम किससे जोड़ते हैं? हिंदी के शब्दों के बेस पर जोड़ते हैं। तो देखो बनाते हैं, ए मैन केम टू मी यस्टरडे, यानी कि एक आदमी मेरे पास आया। तो बनाते हैं इसको, ए मैन केम टू मी यस्टरडे, एक आदमी मेरे पास आया। ही वाज ब्लाइंड, तो हम कह देंगे इसको ही वाज ब्लाइंड, तो हु वाज ब्लाइंड, यानी कि वह अंधा था। हमने कहा जो अंधा था, तो बात समझ गए होंगे। और हु का मतलब क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं, क्या होता है? जो कि, जिसके, इन अर्थों में इसका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। दूसरा वाक्य देखते हैं, दिस इज द बॉय, यानी कि यह वही लड़का है। अब क्या आ गया? बॉय। बॉय क्या है हमारा? एक लड़का। तो हम देखते हैं कि व्यक्तियों के लिए, जानवरों के इसका प्रयोग करते हैं, हु, हुम, हुज, तीनों वर्डों का प्रयोग करते हैं। अब इसमें लड़का आया है तो व्यक्ति है आपका। अब देखते हैं, दिस इज द बॉय, पेरेंट्स आर वेरी हॉनेस्ट, माता पिता बड़े
ईमानदार थे। तो यह वही लड़का है जिसके, क्या वर्ड लिया हमने, जिसके, तो यह वही लड़का है जिसके माता पिता कैसे थे, ईमानदार थे। तो जिसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, हुज का प्रयोग कर देंगे। तो बनाते हैं इसको। सेकंड है दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है हुज पेरेंट्स आर वेरी हॉनेस्ट। तो क्या बन गया, ये बन गया आपका कॉम्प्लेक्स, किसके द्वारा, एडजेक्टिव क्लॉज के द्वारा। किसके द्वारा, एडजेक्टिव क्लॉज के द्वारा। कब बनाओगे, जब एग्जाम में कहेगा, और नहीं कहता है तो जिससे फिट बैठे, चाहे एडजेक्टिव से बनाओ, चाहे एडवर्ब से बनाओ, चाहे नाउन क्लॉज से बनाओ, किसी से बना सकते हो। ठीक है, आगे तीसरा वाक्य देख लेते हैं। आई हैव लॉस्ट द वॉच, आई हैव लॉस्ट द वॉच, यानी मेरी जो घड़ी थी वो खो चुकी है। यू गेव मी, तुमने मुझे दी थी। अब इसमें देखो, देखा जाए तो घड़ी हमारी कैसी वस्तु है, घड़ी हमारी वस्तु है। अगर वस्तु है तो कैसी है, बड़ी है या फिर छोटी है। तो छोटी वस्तु है तो किसका प्रयोग करेंगे, डेट का प्रयोग करेंगे। तो बना देते हैं इसको, थर्ड को। आई हैव लॉस्ट द वॉच दैट यू गिव मी। ठीक, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आगे चौथा वाक्य देख लेते हैं, क्या कहता है। अमित वाज वेरी सैड, अमित बहुत ज़्यादा दुखी था। आई डू नॉट नो द रीजन, मैं कारण नहीं जानता। अमित बहुत ज़्यादा दुखी था, मैं कारण नहीं जानता। तो रीजन, कारण वाली बात आती है, तो देखते हैं कहाँ है कारण, वाई। तो कारण किसका प्रयोग करते हैं, वाई का। अब रीजन वाला वाक्य बाद में दिया है, लेकिन हम जब इसका कॉम्प्लेक्स करेंगे तो इसका स्थान बदल लेंगे। तो ये हो जाएगा आई डू नॉट नो द रीजन वाई, जिससे अमित वाज वेरी सैड। बताओ कोई दिक्कत, बहुत ही आसानी से कर सकते हो, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगा। बहुत ही बढ़िया तरह समझना है। एक बार में ना समझ में आए, 2 बार देखो वीडियो को, 3 बार देखो, 100 बार देखो, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आपकी समझ में आना चाहिए। तो अगला वाक्य देख लेते हैं, 5वां वाक्य। डू यू नो द टाइम, डू यू नो द टाइम, क्या तुम समय को जानते हो। तो देखो टाइम वाली बात आ चुकी है, और जब टाइम वाली बात आती है तो किसका प्रयोग करते हैं, व्हेन का। किसका प्रयोग करते हैं, व्हेन का। तो बना देते हैं इसको। डू यू नो द टाइम व्हेन द ट्रेन विल कम। आगे देख लेते हैं, छठा वाक्य देख लेते हैं। ही रीच द स्कूल, वह स्कूल पहुंचा। ही फाउंड नो टीचर देयर, उसे वहां पर कोई भी अध्यापक नहीं मिला। यानी कि वह स्कूल पहुंचा और उसे वहां पर कोई भी अध्यापक नहीं मिला। तो वह स्कूल पहुंचा जहां पर किसका प्रयोग करेंगे, वेयर। यानी स्कूल क्या है, हमारा एक स्थान है, तो स्थान के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वेयर का। तो ही रीच्ड द स्कूल वेयर he found no teacher देयर को हटा देंगे। ठीक है, अगर गलती से ना हटा पाएँ तो कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे आप इसको हटा देते हैं, क्योंकि हम पहले भी आपको बता चुके हैं इस चीज़ को कि ये टाइम वाले वाक्य में देन आ जाता है और स्थान वाले में देर आ जाता है, तो इनको हटा देते हैं। ठीक है, अगला वाक्य देख लेते हैं, क्या है। दिस इज़ द हाउस, आगे हाउस, हाउस मेरे हिसाब से क्या है, एक बड़ी चीज़ है,
बड़ी वस्तु है, बड़ा स्थान है। आई बॉट लास्ट ईयर, ये वही घर है जिसे मैंने पिछली साल खरीदा था। तो देखो हाउस आ गया है, दिस इज द हाउस, यह वही घर है जिसे, अब देखो स्थान के लिए क्या है, ये बड़ी है तो बड़ी के लिए क्या लगाएंगे, विच लगा देंगे हम, विच आई बॉट लास्ट ईयर। ठीक, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने आपको बताया था सबसे खास बात क्या होती है कि ये जो वर्ड है ना, रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब, इनको याद रखना है आपको। यदि आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ कि आपका कॉम्प्लेक्स बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता है। तब तक आपको ये वर्ड याद नहीं होंगे, तब तक कुछ भी नहीं है। इसलिए इन वर्डों को बहुत ही बढ़िया तरह से कर लीजिए। जैसे ही आपको वाक्य दिखाई दे, वाक्य का अर्थ करेंगे, उसकी कंडीशन को समझेंगे। जैसे कंडीशन में आता है और उस वर्ड के हिसाब से उसको जोड़कर हम कॉम्प्लेक्स में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।